नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 मिशन। ये मोहन के 2 मिशन कौन से, उस पर हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। एक तो ये कि विवेकानंद जी के नाम पर एक योजना शुरू की जा रही है जिसमें युवाओं को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। नाम इसका रखा है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। 12 जनवरी से शुरू होगा, जो विवेकानंद जी का जन्मदिन भी है। इसके बाद बात होगी बहुत पुरानी तो नहीं, लेकिन पिछले 20 साल से एक बात चल रही है मध्य प्रदेश में कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। अब आय दोगुनी करने की कोशिश में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के मामले में जरूर दोगुने स्तर पर ले जाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी दूध का संकलन 10 लाख लीटर होता है, इसको वो 20 लाख लीटर पर ले जाना चाहते हैं, और ताकि दुग्ध उत्पादकों की आय 1700 करोड़ से बढ़कर 3500 करोड़ हो जाए, यानी 1700 करोड़ से बढ़कर 3500 करोड़ हो जाए। यानी दूध के उत्पादन करने वालों की तो वो आय दोगुनी करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने 5 साल का एक किस्म का लक्ष्य रखा है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे 1500 करोड़ का। तो खास बात है कि दूध के जरिए वो किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं, और इसके 2 फायदे। एक तो किसानों की आय दोगुनी होगी, दूसरी बात है कि जो गाय सड़क पर घूमती हैं आवारा मवेशी के नाम पर, उनकी भी एक तरह से चिंता शुरू हो जाएगी। कम से कम लोग गाय पालेंगे। उसकी वजह है कि उन्होंने ये भी तय किया कि हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में वो एक तरह से दूध का संकलन केंद्र शुरू करेंगे। तो इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि शिक्षा विभाग, तकनीक विभाग और कौशल विभाग को भी इन सब में शामिल किया गया कि किस तरह से मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाए और किस तरह से मध्य प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी की जाए। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। फ़ोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं गांव देहात से सरोकार रखने वाले रमेश सिंह जी, और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार स्काइप पर जुड़ गए हैं श्री देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, रमेश जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ भैया, बिल्कुल सुन रहा हूँ। दरअसल रमेश जी, आपसे सवाल हम इसलिए कर रहे हैं चर्चा का शुरुआत में कि आखिर गाँव में जो आवारा मवेशी के नाम पर खासतौर से गाय, बछड़े और जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनको लोग छोड़ देते हैं, जो बाद में फसलों को नुकसान करती है, सड़क दुर्घटना की वजह बनती है, और जिसे हम गौ माता कहते हैं उसकी भी बेकदरी होती है। अगर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 2 मिशन कामयाब होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, कुछ हो ना हो लेकिन गाय की बेकदरी खत्म हो जाएगी, और मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में अभी तक की बात करें तो दोगुने स्तर पर जाकर देश में अग्रणी राज्य हो जाएगा। आपकी राय? यादव जी की सरकार है और गाय की बात ना हो तो मुश्किल हमें लगता है। एक बार मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर जी की सरकार जब थी, जब वो सीएम थे, तब भी उन्होंने गांव-गांव में गाय और भैंस पालने का अभियान शुरू किया था। तो हमें लगता है कि भले ही वृंदावन, मथुरा और ब्रज ना बने मध्य प्रदेश, लेकिन गौ के मामले में, गौ सेवा के मामले में और दूध के मामले में जरूर यहाँ खुशहाली के दिन आ सकते हैं। आपकी राय? राघवन जी, अपन ने इसी कार्यक्रम में कई बार इस पर चर्चा की है कि गाय वो आवारा घूम रही है, उसका एकमात्र निदान यही है कि किसान लोग इनको घर बांध के दूध निकालें। लेकिन किसानों की मानसिकता कुछ भौतिकवादी हो गई है, कुछ डिजिटल हो गई है, तो वो इससे पलट जाता है। अब यहाँ आव आते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो ये योजना निकाली है, ये कितनी स्वाभाविक और कितनी फायदेमंद है। तो किसान की आज जो किसान आंदोलन चल रहा है हरियाणा में, वो काय के लिए? इसीलिए किसान की आय कम है, उसको एमएसपी चाहिए। एमएसपी किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कि किसान की आय कैसे बढ़े, और उसका सबसे अच्छा, किसान के लिए सबसे अच्छा स्वरोजगार अगर कोई होता है तो पशुपालन होता है। क्योंकि पुराने जमाने में मैंने देखा है कि हर किसान के घर में गाय या भैंस होती थी। वो दूध निकालता था, और या तो दूध बेचता था या घी बेचता था या मावा बेचता था, और उससे अपनी जो दैनिक जरूरतें हैं वो पूरी कर लेता था। फसलों की जो आय थी वो सुरक्षित बन जाती थी। आज हालत यह है कि बड़े बड़े घर, मेरे घर में 70-80 जानवर हुआ करते थे, आज कुल 6 जानवर है। तो कुछ घरों को छोड़ के अब सभी घरों से जानवर लगभग खत्म हो गए, कोई पालते नहीं है। और ऊपर से रोना एक हमारी आय, मतलब हमें खेती में घाटा है। जब तक एक साइड रोजगार किसान को नहीं होगा, तब तक उसका भला नहीं होगा। और किसान का स्वाभाविक साइड रोजगार होता है पशुपालन, क्योंकि ग्रामीण और किसानों के लिए
अतिरिक्त आय का सबसे शानदार स्वरोजगार डेयरी उद्योग है। किसान के पास राघवेंद्र जी जानवरों को पालने का जो जरूरी स्वाभाविक अनुभव होता है वो इसमें सहायक है। इसमें आवश्यक आधारभूत ढांचे की जो जरूरत होती वो हर किसान के घर में होता है। जानवरों के लिए भूसा हो या घास हो वो उसे उपलब्ध होती है। सिर्फ उसे मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। किसान को ये समझना पड़ेगा, उसे इच्छा करनी पड़ेगी, इच्छा शक्ति लानी पड़ेगी कि उसकी समस्याओं का समाधान सरकार के पास नहीं है, किसी सरकार के पास नहीं, इसी के पास नहीं, उसका समाधान उसी के पास है। और वो एक इच्छा शक्ति के साथ गाय भैंस अगर पालता है तो उसके बड़े फायदे हैं। एक तो उसको दूध या घी के रूप में आमदनी होती है, उसका जो गोबर होता है, आजकल जैविक खाद जो है वो लोग किसान जो है दुकानों से महंगी खरीद के खेतों में डाल रहे हैं, तो उसके लिए एक वो हो जाता है। दूसरा गौ सेवा, मैंने देखा है कि पुराने जमाने में जब गौशाला होती थी, गौ सेवाएं होती थी तो किसान बड़ा सुखी था। जब से गायें घर से निकली है तो सेवा बंद हो गई है और आम आदमी नाना प्रकार के दुखों से दुखी, जिसको घर में बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी, तब भी वो दुखी है। तो उसका कारण ये है कि एक ऐसी सेवा होती थी जो उसे करनी पड़ती थी और उस सेवा का फल ये था कि उसके जीवन में सुख शांति थी। तो ये बहुत जरूरी है कि यही खास बात है कि गाय की अगर सेवा करते हैं तो उसमें आपने बहुत सारे कारण गिना दिए और वो मुझे लगता है कि इसके बाद कोई कारण बचता नहीं है। और जो कारण बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर आप गौ सेवा करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से भी आप निजात पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि कोई हम साइंस को खारिज कर रहे हैं, लेकिन गौ की सेवा करने से गाय के ऊपर जो रोम होते हैं, बाल होते हैं, जब उन पर आप हाथ फेरते हैं तो वैज्ञानिक तौर पर भी ये कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं, उनको ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये एक तरह से जांचा परखा हुआ मामला है कि जो लोग गाय की, जैसे आपने कहा कि गांव में पहले लोग बीमार कम हुआ करते थे। दरअसल देवदत्त जी भी गांव से आते हैं। देवदत्त जी, गौ की जब सेवा होती है तो उसमें गाय के गोबर और जो गौमूत्र की एक महक होती है उससे भी बहुत सारे फायदे होते हैं। कई बार पुराने ज़माने में जब किसी को क्षय रोग होता था तो उसका बिस्तर गौशाला में लगाते थे, तो गाय के गोबर और जो गौमूत्र की वजह से उसके जो एक तरह से जो जीवाणु होते थे क्षय रोग के, वो मरते थे। इसके बाद गौमूत्र के मामले में तो अभी नासा ने भी कहा है कि भारत में जो देशी गाय है उसके गौमूत्र में स्वर्ण भी पाया गया है। गौमूत्र पीने से बहुत सारे लाभ होते हैं। तो अब ये दकियानुसी या पोंगापंथी या पुराणपंथी की बात नहीं है, ये प्रमाणित हो चुका है कि गौ की सेवा से आपको बहुत लाभ होगा। गोबर से लाभ होता है, गोबर की लिपाई करने से रेडिएशन कम होता है। जहाँ कई बार इस बात के खतरे होते हैं कि कोई बम गिरा दिया जाएगा या कुछ आशंका होती है कि परमाणु बम की, वहाँ कहा जाता है कि गोबर की लिपाई वाले घरों को वो एक तरह से सुरक्षित रखता है। तो बहुत सारी बातें गौ सेवा की, लेकिन मोहन यादव ने किसानों की नब्ज पर एक तरह से हाथ रखा है कि अगर गाय की सेवा की जाएगी तो दूध बढ़ेगा। गाय, जिसको हम गौ माता कहते हैं, वो सड़क पर मारी मारी नहीं फिरेंगी। इसके बाद उसके गोबर का इस्तेमाल खेतों में खाद के रूप में होगा। तो बहुत सारी बातें। और एक अंतिम बात मैं जोड़ूंगा इसमें कि सरकार ने कहा है कि जो युवाओं के रोजगार का मामला, उसमें बुद्धि कौशल की बात करें। जैसे सरकार ने कहा कि हर महकमे से उस पर योगदान दिया जाएगा, चाहे वो नए युवाओं की बात करें तो शिक्षा विभाग है, तकनीकी शिक्षा है, कौशल विभाग है, युवा कल्याण विभाग है। इन सबको जिम्मा दिया है कि वो मध्य प्रदेश के नौजवानों को शिक्षा के साथ साथ कोचिंग दे, उनका बुद्धि कौशल बढ़ाएं, शिल्प कौशल बढ़ाएं, ताकि वो स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। आपकी राय? जी राघवन जी, इसे लोग शायद हो सकता है कि अतिशयोक्ति समझे, लेकिन मैं कहता हूं कि गाय में सब कुछ समाया है। उसमें आपको रोजगार भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का निदान। आज लोग वास्तु शास्त्र के चक्कर में पड़ते हैं, कितने रेनोवेशन कराते, तोड़फोड़ कराते। जिस घर में गाय रहती वहां वास्तु अपने आप ठीक हो जाता। और दुनिया में ऐसा कौन सा जानवर, व्यक्ति क्या है जिसके मूत्र को पीने से कैंसर जैसा रोग ठीक होता है? गोबर के हमारे यहाँ गणेश जी बनाए जाते, मतलब उसका एक एक चीज काम का, मूत्र भी, गोबर भी, दूध भी, घी भी, छाछ कितना उपयोगी मैं स्वास्थ्य के इसमें एक लिए। चीज़ जोड़ूंगा देवदत्त जी, जब कोई हम कर्मकांड करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, उसमें भी जब जो व्यक्ति जजमान होता है, जो मुख्य पूजा करने वाला होता है, उसको पंचगव्य पिलाया जाता है। और वो पंचगव्य भी
गाय की चीज़ों से होता है, वो गोबर से होता है, गौमूत्र से होता है, दूध से होता है, घी से होता है, उसमें मिश्री डाली जाती है। तो मुझे लगता है कि गाय को हम सिर्फ अगर धर्म से जोड़ेंगे तो गाय के साथ अन्याय हो जाएगा। गाय ऐसी चीज़ है कि जिस नॉर्वे जैसे देश है, डेनमार्क जैसे देश है, उसकी अर्थव्यवस्था का आधार है वहाँ का दूध उत्पादन, वहाँ की बाकी चीज़ें। तो हमें धर्म के बजाय इसको सामाजिकता और अर्थ से जोड़ने की ज़रूरत है। जी देवदत्त जी। जी, मैं उसी पे आ रहा था कि आप आर्थिक दृष्टि से भी देख लो तो दूध और घी कितना महँगा होता जा रहा है और ये असली मिलता नहीं लोगों को। यदि आप गाय पालें तो असली दूध घी मिलेगा तो आपका स्वास्थ्य भी बनेगा और कितना आजकल तो मैंने देखा ₹1200 किलो तक घी जा रहा है, ₹600, ₹800, ₹1800 किलो तक भी मैं फिर पथमेड़ा थोड़ा का। सा थोड़ा सा आपको उसमें रोकूंगा। 1200 रुपये का भाव आप पुराना बता रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, अमेजोन पर गाय का जो बिलौना दूध के घी कहते हैं, उसकी कीमत 3000 रुपये, 3200 रुपये, 3400 रुपये किलो तक है। जो ऑनलाइन आप खरीदेंगे वो बाकायदा उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं कि ये हमारी गाय है, ऐसी देख रेख कर रहे हैं और इस तरह से हम दूध निकाला। जो पुराने ज़माने में जो मथनी होती थी, लकड़ी की बनी होती थी, उससे वो देशी पद्धति से निकालते हैं और उसकी कीमत 3000 रुपये किलो से ऊपर की है उस घी की। जी जी, तो वही बात पूरा निचोड़ यदि अपन निकाले एक-एक चीज़ की चर्चा में, समस्याएँ अनेक हैं लेकिन समाधान एक है गाय। रोज़गार है, स्वास्थ्य है, सब कुछ है उसमें और पहले इसी के कारण पूरी अर्थव्यवस्था टिकी थी, इसी से स्वास्थ्य ठीक था। खेती आप देखो आज कैंसर जैसी बीमारियाँ क्यों हो रही हैं? जो केमिकल डाल रहे हैं। यदि गोबर का खाद जब डलता था, तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो आप स्वस्थ भी रहोगे, आर्थिक स्थिति बनी। इसी पे फ़ोकस करना चाहिए, इससे किसान की वाक़ई में आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। रोज़गार के बहुत बड़े साधन हैं गाय में। गाय के आजकल कितने प्रोडक्ट बनने लगे हैं। आप देखें लकड़ी नहीं काटना हो तो गो काष्ठ से अंतिम संस्कार हो रहे हैं कितनी जगह। और भी कितने चीज़ें दिए जो बनते दीपावली के वो भी गाय के उससे बन रहे हैं। तो बहुत बड़ा रोज़गार इसको तो उद्योग ये जो करते हैं मैं तो कहता हूँ समेट-अमेट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना खर्चा यदि गौपालन, गौशाला और इसी पे फ़ोकस कर दिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए और जो आज अवसाद में जा रहे हैं लोग, बीमारियों में जा रहे हैं, उन सब समस्याओं का हल इसमें समाहित है। आप कृष्ण को मानते हो, कृष्ण के पीछे और कृष्ण गाय के पीछे घूमे हैं, जिन्होंने पूरा गीता का ज्ञान दिया, जिन्होंने जीवन का पूरा दर्शन दिया है। तो लोग जो भूल गए अपने सनातनी परंपरा को जो जी ऋषि मुनियों ने रिसर्च की थी, इसमें पूरा आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, सब कुछ इसमें समाहित है। बिल्कुल बस देवदत्त जी। दरअसल इस पे दिक्कत फ़ोकस करने की ज़रूरत है। दिक्कत यह है कि जैसे ही हम सनातन की धर्म की बात करते हैं तो दीगर धर्म के लोग थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये धर्म का मामला है। दरअसल सनातन, ये एक सौभाग्य की बात है, संयोग की बात है कि सनातन धर्म में ही गौ सेवा की बात कही गई है। दीगर धर्मों में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए सनातन धर्म के लोग इसकी बात करते हैं। लेकिन गौ सेवा से सबका भला है। अब डेनमार्क और नॉर्वे में तो सनातन धर्म ही नहीं है, लेकिन वहाँ की आप देखिए कि जो अर्थव्यवस्था है, जो अर्थ का आधार है, वो एक तरह से दूध का उत्पादन है। राठी जी, सारा मामला ये कि इसको धर्म से जोड़ने के बजाय अर्थ से जोड़ने की ज़रूरत है। और अगर ये उद्योग में तब्दील हो जाता है, देशी गाय, चाहे वो मध्य प्रदेश की देशी गाय की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की सोहेवाल साहनीवाल की बात करें या गुजरात की गिर नस्ल की हम बात करें, तो ये सब ऐसी नस्लें हैं और ऐसा इनका दूध है जो पौष्टिक भी है और बच्चों के साथ साथ सबके लिए फ़ायदेमंद है। औषधि में भी इसका इस्तेमाल होता है। आपकी राय, गौ सेवा के जरिए मध्य प्रदेश तो क्या देश की भी जो आर्थिक स्थिति है उसमें तब्दीली आ सकती है, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कदम, जिसमें युवाओं के स्वरोजगार और गौ माता के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाने की जो योजनाएं हैं, बहुत ही अच्छी योजना है। लेकिन इस योजनाओं का वाकई में कुछ काम, योजनाएं तो रोज एक घोषित कर दो आप, हजारों योजनाएं पड़ी हुई हैं। जैसे मैं एक बात करता हूं कि नौकरी में आदमी की इच्छा होती है कि मैं शासकीय नौकरी, नौकरी माने शासकीय नौकरी। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। जैसे इन्होंने स्वरोजगार की बात की, शासकीय नौकरी जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, हर व्यक्ति को मिल पाना संभव नहीं है, इसलिए। लेकिन जहाँ शासकीय नौकरी संभव है, जहाँ खाली है, एक उदाहरण के साथ ये बात रखूंगा कि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अभी हाल ही में पटवारी परीक्षा निकलवाई। पटवारी परीक्षा की परीक्षाओं में से पटवारी एक सब्जेक्ट नहीं था, उसमें कम से कम 20 या 25 तरीके की अन्य नौकरियों के भी आवेदन उसमें
उसी एग्ज़ाम में शामिल किए गए। लेकिन जब रिजल्ट आया, उनने कहा 100 नंबर से ऊपर वाला क्वालिफाई किया और बाकी रैंकिंग के हिसाब से लोगों को नौकरी दी। अब यहाँ मैं कहूँगा कि जिनने एग्ज़ाम भरा उनकी लापरवाही प्लस जिनने कंडक्ट कराया उनकी, दोनों की लापरवाही। अब जिस क्वालिफिकेशन के लिए जो पात्र थे उस डिग्री की उनने मांग ही नहीं रखी, तो पता चला कि 10वीं पास भी हर परीक्षा के लिए, हर नौकरी के लिए यहाँ कर गया और डॉक्टरेट किया हुआ भी हर परीक्षा के लिए यहाँ कर गया। अब अल्टीमेटली ये हुआ कि जो 10वीं पास 12वीं पास था उसके 140 नंबर थे, जो डॉक्टरेट वाला था उसके 100 नंबर क्वालिफाई बस किया, लेकिन उसके पास मार्कशीट क्वालिफिकेशन की वही थी, वही नौकरी के लिए पात्र था और उसे बाहर कर दिया। ये 2017 में भी हुआ, 2023 में भी हुआ। ये थोड़ा सा तकनीकी विषय, इस पर कभी और दिन नहीं, मतलब अलग- मेरा अलग से- कहना है कि जी। जो भी परीक्षाएं के काम हो रहे हैं, स्वरोजगार के साथ जो परीक्षाओं के जो काम हो रहे हैं, जो भी शासकीय परीक्षाएं गवर्नमेंट करवा रही है, बिल्कुल उनका भी प्रॉपर व्यवस्थित ऐसे योजना बना के करें कि हर आदमी लाभान्वित हो। बिल्कुल। आपने जो मकसद लाभान्वित करने का है। शुरुआत में कहा कि सरकार के पास नौकरियां नहीं है और दुनिया की कोई भी सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे बिल्कुल सकती, नहीं दे क्योंकि सकती। हर सरकार की एक सीमा खर्च करने की, इसलिए प्राइवेट सेक्टर काम करता है। चाहे हम अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, जर्मनी की बात करें, वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है। और देखिए कि जब भारत में प्राइवेट सेक्टर मजबूत हुआ तो बहुत बड़े युवाओं के तबके को सरकारी के बजाय प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिली, कारपोरेट सेक्टर में, और वो बड़ी ऊंचे दर्जे की नौकरियां जिसमें करोड़ों में वेतन मिलता है। सरकारी नौकरी में शायद उतना वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारी नौकरी में जो आदमी का आकर्षण है वो सिर्फ इसलिए कि उसमें जॉब की सिक्योरिटी होती है, आखिरी में पेंशन मिलती है, और इसके साथ साथ उसमें ऊपर की कमाई भी होती है जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। क्योंकि अगर आप, और तीसरा जो चौथा एक बड़ा काम है कि उसमें आप आराम भी कर सकते हैं, देशी भाषा में कहते हैं उसमें आप मक्कारी भी कर सकते हैं और आपकी नौकरी को कोई आंच नहीं आएगी। इसलिए लोगों का आकर्षण सरकारी नौकरी की तरफ है। लेकिन सरकार कितनी नौकरी दे सकती है? सवाल है कि अगर आपके यहाँ का युवा कामकाज जानता है, वो बड़ी गिरी जानता है, वो अगर प्लास्टर करना जानता है, वो प्लम्बर का काम जानता है, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियाँ हैं। अगर वो ड्राइवर है तो इतने सारे डंपर, बस और ट्रकें आ रहे हैं कि उनके लिए लोग मिलते नहीं है ड्राइवर। और कई बार तो जो अनाड़ी होते हैं वो बड़ी तादाद में गाड़ी को चला रहा है, जो एक्सीडेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को स्किल्ड करने की ज़रूरत है। सरकार तो अब लगता है धीरे धीरे और नौकरियां घटाती जाएगी। जिस पद से लोग रिटायर होते हैं वो पद ही ख़त्म कर दिया जाता है। तो हमको मानसिकता बदलनी पड़ेगी। नई पीढ़ी की शायद मानसिकता बदली हुई है, वो फोकस करती है कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ ताकि उसको वहाँ नौकरियाँ मिले। ये बात तो नौकरी की हो गई, लेकिन गाय का मसला भी जो है, अगर गाय पलेगी तो फिर एक तरह से आपका खान पान का जो स्टैंडर्ड है वो अलग दिशा में जाएगा। क्योंकि गोबर की आप देखिए कि बाटी बहुत अच्छी बनती है, ओवन की बाटी में अलग फ़र्क होता है, गाय के दूध में अलग फ़र्क है, गाय के घी का अलग स्वाद है, और वो एक तरह से बीमारी कम करने, तो ऐसी बहुत सारी बातें नाटी नहीं, मैंने वही बताया। तो सरकारी नौकरी के अलावा जो आपने कहा कॉर्पोरेट नौकरी या स्वरोजगार, तो इस वक्त स्वरोजगार पे जो सरकार का फोकस है वो बहुत मतलब स्वागत योग्य है। लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री की या हमारे प्रधानमंत्री की कल्पना है, स्पिरिट है उस योजना को बनाने की, लाने की, उसको जो ये अधिकारी वर्ग है वो उसको ऐसा मैनिपुलेट करता है कि अंतिम व्यक्ति तक उसका फायदा नहीं पहुंचता। तो मेरा ये निवेदन आपके चैनल के माध्यम से ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसको ग्राउंड लेवल तक भी आने की मॉनिटरिंग वो प्रॉपर अगर व्यवस्थित करेंगे तो ये जो बात उन्होंने की है और जो गौमाता की बात की, दोनों जब साथ जुड़ गया तो हम कहेंगे कि इससे रोजगार, स्वरोजगार, स्वास्थ्य, जो आपने कहा कि कंप्लीट एक पैकेज है, लेकिन उस पैकेज को हमें ग्राउंड लेवल तक ले जाना पड़ेगा। डेयरी फार्मिंग कई युवा करना चाहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे युवा बहुत स्टैंडर्ड से करना चाहते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि वहां तक जब वो बैंक लोन के लिए जाएगा तो बैंक दिक्कत करेगी, कहीं और जाएगा तो गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटेशन करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने करा कि इंडस्ट्रीज लाने के लिए वो लगाती हैं, अलग अलग जगह विदेशों में भी जा रहे हैं, इंडिया में भी लगा रहे हैं, समिट्स बना रहे हैं। तो ऐसे ही हम ये गोपालन के लिए या जो कौशल विकास के लिए, इन सब के लिए हमें समिट्स बनानी पड़ेंगी, छोटी छोटी समिट्स, जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने नेतागणों को, जो उनके मंत्री हैं, जो उनके विधायक हैं, उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है कि वो ग्राउंड लेवल पे काम करें, अधिकारी नहीं करेंगे। दरअसल सरकार की योजनाओं को
या जो राजनेता होते हैं, क्योंकि रमेश सिंह जी कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, जब वो सांसद बनता है फिर केंद्र में मंत्री बनता है, जब वो विधायक बनता है तो राज्य में मंत्री बनता है, तो वो गांव की गलियों से, शहर की गलियों से निकलकर सत्ता में पहुंचता है। उसको पता होता है कि जनता की ज़रूरतें क्या है। लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो एक तरह से, मैं उनको काला अंग्रेज बोलता हूँ, जो अधिकारी है वो सरकार की योजनाओं को बर्बाद करते हैं। तो जो राठी जी कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव अगर चाहते हैं कि उनकी योजनाओं को अमली जामा ठीक से पहनाया जाए, तो सरकारी अफसर के साथ साथ उनको अपने ही मिजाज के ऐसे लोग भी तैयार करने पड़ेंगे जो डॉक्टर मोहन यादव की योजनाओं को नीचे तक देखें कि वो लागू हो रही कि नहीं हो रही। क्योंकि सरकारी अफसरों के सोचने का तरीका अलग है। अगर उसमें सारे अफसर ऐसे नहीं होते, कुछ ग्राउंड जीरो तक जुड़े होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, वो तो करते हैं ठीक से काम। लेकिन वो कुछ ब्लॉक में हो सकता है, कुछ जिले में हो सकता है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की योजनाओं को सफल बनाना है तो सरकारी अफसरों के भरोसे अगर सरकार रहेगी तो उसकी बर्बादी तय है। पैसा 1500 करोड़ रुपए खर्च भी हो जाएगा और बदले में सरकार के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, बशर्ते कि गौ पालन से जुड़े लोग इसके लिए काम करें और वो रिजल्ट दें। मुझे लगता है कि जो राठी जी ने बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राय, क्योंकि गाय का जो मामला है वो पूरा पैकेज है। उससे गोबर मिलेगा तो आपके खेतों की हालत सुधरेगी, उस गोबर से जो उत्पादन होगा वो शुद्ध होगा, कैंसर की तरफ आपको नहीं ले जाएगा। शुद्ध दूध आपको मिलेगा तो फिर वो इंजेक्शन वाला दूध या नकली दूध से आप मुक्त हो जाएंगे। फिर आपको दूध ठीक मिलेगा, दही ठीक मिलेगा, पनीर ठीक मिलेगा। उसके बाद मावा की बात करें वो भी शुद्ध मिलेगा। अभी तो कुंटलों से नकली दूध, नकली मावा आता है और टैंकर के टैंकर भरकर नकली दूध सप्लाई हो जाता है और उसको एक तरह से जांचने परखने की मशीनें भी फेल हो जाती हैं। आपकी राय बहुत छोटी सी। राघवेंद्र जी, युवाओं में स्वरोजगार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद युवा के अंदर एक इच्छा शक्ति, एक मोटिवेशन पैदा करना। असल में क्या होता है, वोट की राजनीति के चक्कर में बेरोजगारी का इतना ढिंडोरा पीटा जाता है राजनेताओं के द्वारा। वोट के लिए विपक्ष चिल्लाता है तो जो नौकरी के प्रति असंभव महत्वाकांक्षा पैदा करके युवाओं की सारी काबिलियत और क्षमताओं को एक नौकरी पे केंद्रित करने का जो पाप है, ये वोट की राजनीति करती है। इससे युवा जो है वो स्वरोजगार के लिए समय रहते जो स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए उसे, उस पर ध्यान नहीं देता। उम्र बढ़ जाती है और फिर नौकरी तो अब देखिए 1.5 अरब का मुल्क है, सबको नौकरी मिलना असंभव है। कोई पार्टी कितनी वायदे कर ली, ये नहीं कर सकती। तो नौकरी नहीं मिलने के कारण जो फ्रस्ट्रेशन होती है तो उसका मानसिक रूप से वो इतना बोझिल हो जाता है युवा कि वो न घर का रहता न घाट का। तो इसमें सबसे जरूरी चीज है कि जो गांव का युवा है और जो उसे खुद पता है कि वो कितना क्वालिफाइड है, नकल कर कुरा के वो डिग्री गले में लटका के और गालियां बकना आसान है सरकार को, लेकिन उसे अपनी कैपेसिटी पता है। रमेश तो जी, सबसे इसमें अच्छा एक बात और है कि जो किसान है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर आपने कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे दिया, क्योंकि खेती के लिए जो परंपरागत परिवार जो खेती करते हैं उनके बच्चों के लिए किसी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, उसे खेती करना आता है। सिर्फ खेती को हमको पहले के पुराने दौर में लेके जाना पड़ेगा, जब गाय के गोबर का इस्तेमाल होता था और कीटनाशक के लिए गौमूत्र का इस्तेमाल करते थे और नीम का करते थे। तो ये बहुत सारी बातें कि हमको कई बार जो काल का चक्र उसको उल्टा घुमाने की ज़रूरत है ताकि खेती कम से कम सुधर जाए। क्योंकि खेती और गाय के अभाव में ही बीमारियां बढ़ रही हैं और पैसा तो लोग पास आ रहा है क्योंकि वो मिल रहा है फर्टिलाइज़र, उससे उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन वो उत्पादन जहरीला हो रहा है। इसी के चलते गाय उसको बैलेंस करती थी, गाय आपके घर से ख़त्म हो गई, अब आपको कैंसर हो गया, अब आपको हार्ट की बीमारी है, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों से निजात गाय की सेवा से मिल सकती है। ये एकदम से भले ही ना हो, लेकिन अगर आप इसे करेंगे तो ये आपको लाभ देगा, क्योंकि बीमारी अभी एकदम से नहीं आई है। देवदत्त जी, आपकी राय। रमेश जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि बहुत दो चार वाक्यों में। सरकार को ग्रामीण युवा है उसको एक विशेष मोटिवेशन दे, विधायकों के माध्यम से अपने जो जनप्रतिनिधि गाँवों में जिसके माध्यम से कहे कि मोटिवेशन दो अपने गांव के युवाओं को कि वो जो पशुपालन की तरफ बढ़े। ये पूरी रामबाण दवा है, हर समस्या का समाधान है। उसकी आय भी बढ़ेगी, उससे स्वास्थ्य भी मिलेगा, उसकी कृषि अर्थव्यवस्था भी अपग्रेड होगी, हर समस्या का समाधान। ठीक, दुबे जी आपकी राय। जी, केवल गाय को पूंछ पकड़कर बैतरणी पार करने का ही माध्यम न माना जाए। आज की अधिकांश समस्याओं को, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी सब समस्याओं का उपाय केवल गाय है।
एक बार लोग इसको प्रयोग को सब अपनाएं, सरकार के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, तो एक बड़ा बदलाव भारत में देखने को मिलेगा। जी मुझे ऐसा लगता है। ठीक, राठी जी आपकी राय। देखिए, जो आपने कही तो इसमें एक चीज़ हो रह गई कि जैसे मैं देख रहा था कि राजस्थान में गोबर से पेंट भी बन रहा है जो घरों में लग रहा है, वो भी एक नेचुरल तरीका है। इसके अलावा भी गोबर के बहुत सारे उत्पाद हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक बहुत अच्छा स्वरोजगार का अवसर है, युवाओं को इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। और जो मैंने पहले कहा वही बात को रिपीट करूंगा कि राजनेता ही जब तक ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे जाके योजनाओं को बैठा के, पंचायत बैठा के, बैंक से लेके ठीक। सारे लोगों को बैठा के ना कराएंगे बिल्कुल। तो ये काम सफल नहीं हो पाएगा। सरकार को अपनी योजना को अपने बच्चों की तरह देखना पड़ेगा कि ये उसकी योजना नहीं है, उसकी योजना नहीं है, बल्कि उसके बच्चे हैं। अगर वो उसकी ठीक से देखभाल करेगी तो योजना फलीभूत होगी। नहीं तो अफसरों के बच्चे तो होते नहीं है, सरकार की योजना वो उसको पलीता लगाते हैं। तो सरकार को नीचे तक ले जाने के लिए अपने लोगों को भी साथ में तैनाती करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार की योजना फलीभूत होगी, डॉक्टर मोहन यादव अपने काम में सफल होंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। दुबे जी आपका धन्यवाद, राठी जी आपका धन्यवाद, और रमेश जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।